स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे परिक्षेपर माध्यम के आधार पे कोलाइड का प्रकार। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं परिक्षेपर माध्यम के आधार पे। तो याद रखिएगा कि परिक्षेपर माध्यम के आधार पे कोलाइड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा का नाम है द्रव विरोधी कोलाइड होता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि परिक्षेपर माध्यम के आधार पे कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है तो द्रव स्नेही, द्रव क्या नाम है स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइड, और दूसरा का नाम है द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। तो अब हम लोग समझेंगे द्रव स्नेही कोलाइड क्या है और उसके बाद समझेंगे द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो द्रव स्नेही कोलाइड, अब हम समझेंगे द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। यदि द्रव स्नेही कोलाइड का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए द्रव विरोधी कोलाइड का भी परिभाषा याद हो जाएगा। बस एक शब्द को बढ़ाना है, परिभाषा बन जाएगा। तो यहाँ द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा को ध्यान देंगे। वे पदार्थ या कोलाइड कण जो द्रव के साथ, द्रव मतलब पानी के साथ मिलाकर हिलाने पर सरलता से कोलाइड विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अर्थात उसके अंदर जो जल है उसके अंदर क्या हो जाए, घुल जाता हो तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ या कोलाइड के कण जो हैं जो द्रव के साथ मिलाकर हिलाने पर सरलता से क्या कर लें, कोलाइड विलयन बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे जो है गोंद है, यहाँ लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गोंद, गोंद है, स्टार्च है, स्टार्च, स्टार्च और प्रोटीन, ये सब क्या हैं, द्रव स्नेही कोलाइड हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा क्या है, तो बस वे पदार्थ या कोलाइड के कण जो द्रव के साथ मिलाकर हिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन नहीं, बस यहाँ पर नहीं शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा बन जाएगा। तो अब हम लोग नोट करेंगे द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा। तो द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, तो वे पदार्थ या कोलाइडी कण जो द्रव के साथ मिलाकर हिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अर्थात उसके अंदर जो जल होते हैं वह घुलते नहीं हैं, क्योंकि द्रव विरोधी मतलब द्रव उनका क्या है, विरोधी है, इसलिए जो है जल इसके अंदर क्या हैं, घुलते नहीं हैं। तो द्रव विरोधी का परिभाषा और द्रव स्नेही कोलाइड का परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। जो जल उसके अंदर जो क्या है, घुलता नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं सल्फर का, सल्फर का कोलाइड, सल्फर का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी जो विलयन होता है वो उसमें क्या होता है, जो जल होते हैं उसमें घुलते नहीं हैं। और यहाँ दूसरा लिख सकते हैं फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड जो होते हैं उसके अंदर भी जो है जल इसके अंदर क्या है, घुलते नहीं हैं, हाइड्रोक्साइड का विलयन जल के अंदर इसमें क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं, मतलब द्रव विरोधी हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर का कोलाइड विलयन जो है वो क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड का गुण क्या है। तो इसका गुण के बारे में अब समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड का गुण, द्रव स्नेही
कोलाइड का जो गुण है वह निम्न है। कोलाइड का गुण लिखने के बाद से अब यहाँ लिख लेंगे कि कोलाइड विलयन का जो गुण है वह क्या है, निम्न है। तो अब पहला क्या है, तो पहला ध्यान देंगे, पहला जो है कि यह जो है उत्कर्मणी होते हैं। उत्कर्मणी मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में यह संपन्न होते हैं। तो लिख लेंगे पहला कि यह उत्कर्मणी होते हैं। उत्कर्मणी अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से संपन्न होते हैं, यह उत्कर्मणी होते हैं। पहला गुण समझ में आ गया होगा कि द्रव स्नेही का। अब दूसरा जो गुण है कि यह बहुत अस्थाई होते हैं। यह जो हैं क्या होते हैं, बहुत अस्थाई होते हैं, बहुत अस्थाई होते हैं। दूसरा गुण है। तो द्रव स्नेही का आप सभी विद्यार्थी गुण को नोट करते चलिए। अब तीसरा नोट करेंगे। तो तीसरा क्या है, इनके कोलाइड के जो कण होते हैं वह बड़े अणु के होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इनके कोलाइडी कण, इनके कोलाइडी जो कण हैं वो क्या होते हैं, बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं। तो तीसरा जो है ध्यान देंगे, इनके जो कोलाइड कण जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े अणु होते हैं। मतलब इनके जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो उनके जो अणु होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो तीसरा भी समझ में आप सभी विद्यार्थियों को आ गया होगा। अब चौथा जो है, इनके कोलाइड कण में वैद्युत अपघट के थोड़ी मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं यह चौथा विशेषता थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। तो इनके कोलाइडी, इनके लिखेंगे कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा, वैद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो चौथा जो है ध्यान देंगे इसके गुण को। तो इनके कोलाइडी विलयन में जब वैद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा, मतलब उसके अंदर वैद्युत अपघट का मतलब उसके अंदर धारा जब प्रवाहित किया जाता है थोड़ी मात्रा मिलाने पर वो क्या होता है, अवक्षेपित नहीं होते हैं। याद रखे रहिएगा। अब ये हम लोग पढ़ेंगे द्रव जो है अब विरोधी कोलाइड की विशेषता क्या है। तो ये तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या विशेषता था। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड क्या गुण या विशेषता। तो द्रव विरोधी कोलाइड के गुण विशेषता क्या हैं, निम्न हैं। तो नीचे यहाँ पे क्रमशः 1-2 करके लिखा जाएगा। आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, यह पहला क्या इसमें लिखा गया है, यह उत्कर्मणी होते हैं। तो जब यह उत्कर्मणी होते हैं तो यह क्या होते हैं, तो यह जो है अनुत्कर्मणी होते हैं। मतलब केवल एक ही दिशा में यह संपन्न होता है। और यह जो होता है अग्र दिशा और पक्ष दिशा में दोनों दिशाओं में यह क्रिया जो है संपन्न होता है। और इसमें जो है केवल अग्र ही दिशा में यह क्रिया क्या है, संपन्न होता है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे कि यहाँ पहला लिखने के बाद से लिख लेंगे कि यह अनुत्कर्मणी होते हैं। क्या होते हैं, अनुत्कर्मणी होते हैं। पहला हो गया, कितना आसान है। यह क्या होते हैं, अनुत्कर्मणी होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आप समझेंगे दूसरा क्या है। तो यह इनके जो कोलाइड के कण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे अणु के होते हैं।
और यहाँ देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है, दूसरा जो है यह बहुत अस्थाई होते हैं। तो यह बहुत अस्थाई होते हैं, तो यह लिखेंगे बहुत अस्थाई होते हैं। क्या लिख लेंगे, यह बहुत, क्या लिखेंगे, यह बहुत अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह ऊपर जो गुण लिखा गया है द्रव स्नेही कुलाइड का, सेम इसका भी गुण है, बस थोड़ा थोड़ा आपको बदलना है। अब इसमें तीसरा क्या लिखा गया था कि इनके कुलाइड कण बड़े अणु के होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनके कुलाइड कण छोटे अणु के होते हैं। तो अब यहाँ तीसरा नोट कर लेंगे। तीसरा है इनके कोलाइडी कण, इनके कोलाइडी कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे अणु होते हैं, छोटे अणु होते हैं। और द्रव स्नेही में क्या था, बड़े अणु होते हैं, इसमें क्या है, छोटे अणु होते हैं। अब इसमें चौथा जो विशेषता है, बस थोड़ा सा चौथा भी समझेंगे। इसमें जो चौथा लिखे हैं अवक्षेपित नहीं होते हैं, तो यह जो है अवक्षेपित होते हैं। तो सेम पर आप लिख सकते हैं, इनके कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य, मतलब वैद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाने पर, थोड़ी मात्रा क्या लिखेंगे, मिलाने पर क्या होते हैं, अवक्षेपित, मिलाने पर अवक्षेपित होता है। क्या लिखेंगे, अवक्षेपित होता है। और वह क्या था, अवक्षेपित नहीं होता है। इसके पहले वाले में क्या बताया गया था, द्रव स्नेही में अवक्षेपित नहीं होता है, और यह क्या है, अवक्षेपित होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक आपको अच्छे से नोट्स बन जाए। तो आज हम लोग पढ़ें द्रव स्नेही। द्रव स्नेही का मतलब द्रव उसके अंदर क्या हो जाए, घुल जाए। और द्रव विरोधी का मतलब जो द्रव जो है उसके अंदर घुले न। तो द्रव स्नेही, द्रव और विरोधी का परिभाषा समझें, और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का गुण के बारे में आज हम लोग समझे हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर, तो यह अंतर हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस अंतर को आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले इस हेडिंग को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, और 2 कॉलम जो है बना लीजिए। पहले कॉलम में द्रव विरोधी कोलाइड और दूसरे कॉलम में द्रव स्नेही कोलाइड लिख लीजिए। अब उसके बाद से अगर द्रव विरोधी कोलाइड का जो अंतर है जो लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंतर क्या है लिख लेंगे आप। तो अब द्रव विरोधी कोलाइड में आप लिखेंगे, यह अधिक जल योजित नहीं होते हैं। यह देखिएगा कि यह अधिक जल योजित नहीं होते हैं। और यह क्या होगा, यह अधिक जल योजित होते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, और यहाँ लिखेंगे यह अधिक जल योजित होते हैं। यह अधिक जल योजित होते हैं। पहला अंतर कितना आसान है, यह अधिक जल योजित नहीं होते हैं और यह अधिक जल योजित होते हैं। जल योजित मतलब इसके अंदर जल अधिक होता है और इसके अंदर जो जल जो है अधिक नहीं होता है। इनका कोलाइडी विलयन कम अस्थाई होता है। यह द्रव विरोधी में अब दूसरा अंतर लिखेंगे कि इनका जो कोलाइडी विलयन होता है वह कम अस्थाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे
कोलाइडी, इनका कोलाइडी विलयन कम अस्थाई होता है, कम अस्थाई होता है। दूसरा अंतर है। और इसमें लिखेंगे दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, इनका कोलाइडी विलयन अधिक अस्थाई होता है। बस जहाँ कम है वहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक। तो इनका कोलाइडी विलयन अधिक क्या है, अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अंतर क्या होगा, याद होता जाएगा। अब तीसरा अंतर समझेंगे द्रव विरोधी कोलाइड में कि इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम के श्यानता के लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ तीसरा अंतर अब लिखेंगे, इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के लगभग क्या होते हैं, बराबर होती हैं, लगभग बराबर होती है, लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें जो अंतर होगा तीसरा कि इनकी जो है श्यानता परिक्षेपण माध्यम के श्यानता से अधिक होती हैं। बस जहाँ बराबर होती हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। तो कितना आसान है भी है। इसमें जो है इनकी जो श्यानता परिक्षेपण माध्यम के श्यानता के लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम के श्यानता से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अब चौथा अंतर समझेंगे। चौथा अंतर क्या है, तो चौथा अंतर है इसमें कणों पर एक निश्चित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। तो इनमें लिखेंगे, इसमें कणों पर एक निश्चित धनात्मक तथा ऋणात्मक क्या होता है, आवेश होता है। और इसमें लिखेंगे इनके कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है। इसमें कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है, तो अंतर आप सभी विद्यार्थियों को यह अंतर क्या है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा
तो इसे एक बार और वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अब अगला अंतर जो है एंजाइम तथा उत्प्रेरण में अंतर। एंजाइम और उत्प्रेरण में क्या अंतर है, तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस हेडिंग को नोट कीजिए और यह 2 कॉलम पहले बना लीजिए। पहला कॉलम में एंजाइम और दूसरा में उत्प्रेरण। मतलब एंजाइम और उत्प्रेरण में क्या अंतर है, तो पहला अब अंतर समझेंगे कि यह जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। यहाँ लिख सकते हैं पहला, यह जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। पहला यह हो गया एंजाइम में कि यह जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। यह प्रायः अजीवित पदार्थों में पाए जाते हैं। या उत्प्रेरक में क्या लिखेंगे, पहला यह प्रायः अजीवित पदार्थ में पाए जाते हैं। पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। यह जीवित कोशिकाओं में और यह जो है अजीवित पदार्थ में पाए जाते हैं। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, तो यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो दूसरा अंतर भी समझ में आ गया कि एंजाइम जो होते हैं वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। और यह जो होते हैं, दूसरा इसमें अंतर होगा, यह कार्बनिक तत्व अकार्बनिक, यानी लीजिएगा यह अकार्बनिक तत्व या उनके यौगिक होते हैं। उनके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो यह जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो यह क्या है, अकार्बनिक तत्व या उनके यौगिक होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर क्या है, तो तीसरा अंतर ध्यान देंगे, यह प्रायः सह एंजाइम उपस्थित में ही क्रिया करते हैं। तीसरा यहाँ लिखेंगे, अब यह प्रायः सह एंजाइम, मतलब साथ में एंजाइम के साथ जो है सह एंजाइम की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो प्रायः सह एंजाइम के उपस्थिति में यह क्रिया करते हैं। मतलब एंजाइम जब उसमें उपस्थित रहता है तो यह जो है क्रिया होता है। और इसमें लिखेंगे यह प्रायः स्वतंत्र अवस्था में ही क्रिया कर पाते हैं। तो ये लिख लेंगे कि यह प्रायः स्वतंत्र अवस्था में ही क्रिया कर पाते हैं।
ये स्वतंत्र अवस्था में ही क्रिया कर पाते हैं। चौथा हो गया, इनकी क्रियाशीलता पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाती हैं। मतलब इनकी जो क्रियाशीलता है, इनकी क्रियाशीलता पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाती हैं, यानी इनकी जो क्रियाशीलता है पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और यह पराबैंगनी किरणों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें लिख देंगे इनकी क्रियाशीलता पर, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या आप लिख सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। इन पर क्या होता है, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इन पे जो है पराबैंगनी किरण जो होते हैं, जिसके द्वारा इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला जो अंतर है, लास्ट अंतर है यह, एंजाइम प्रायः 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होते हैं। एंजाइम प्रायः कितने पर, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिक क्रियाशील होते हैं, और यह जो है यह किसी ताप पर कार्य कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है टेम्परेचर में जो है अनिवार्य नहीं है, तो ये लिख सकते हैं कि यह किसी भी ताप पर कार्य कर सकते हैं। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर, और एंजाइम तथा उत्प्रेरण में अंतर आज के वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।